वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 एंड जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो हमने यूनिट स्टार्ट करी थी उसका आई थिंक लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया था, फिर फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ शॉर्टकट के बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, हम प्रॉपर्टीज समझेंगे एंड उनके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। आज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि लेट आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ एनी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर में भी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, बट फोर्थ ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। आपकी एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर लेट से एन है, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका डिटर्मिनेंट आपका कुछ आया एक्स वाई जेड करके इसका कुछ डिटर्मिनेंट आया। अब आपने सोचा कि ये मैं एक बार इसका ट्रांसपोज करता हूं एंड तब उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा कि डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ा है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक आपके पास मैट्रिक्स है ए एंड 2/2 की लेते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट इजी भी हो जाएगा एंड हम जल्दी से चीजें समझ भी जाएंगे। सो यहाँ पे 1 4 3 9 ये हमने एक मैट्रिक्स लेट करी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है क्या, 1 4 3 एंड 9। ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो 9 इंटू 1 9 माइनस 4 इंटू 3 12 विच इज -3। आपका ए का डिटर्मिनेंट आ गया -3। एक चीज और, या तो डिटर्मिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा या फिर ये ट्राइंगल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट इससे रिप्रेजेंट होगा या फिर इससे या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन तीन में से कोई सा भी एक रिप्रेजेंटेशन आपका एग्जामिनर या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो यूज कर सकता है। आपको इसके अकॉर्डिंग समझ जाना है, या तो ये ट्राइंगल जैसा बनाएगा या फिर ये मैट्रिक्स का नाम एंड विद इन मॉड, मतलब मॉड नहीं है ये लेकिन मॉड सिंबल के अंदर रखेगा, या फिर ऐसे वो लिख सकता है। सो इन शॉर्ट हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट हमारा -3 आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या होगा। हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज हमने पढ़ा था रो को कॉलम एंड कॉलम को रोज, तो इसका ट्रांसपोज हुआ 1 3 4 एंड 9। ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब हम ए ट्रांसपोज का वो निकाल के देखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया ए ट्रांसपोज का। यहां से भी आंसर आपका -3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 माइनस 12 हो जाएगा एंड फाइनल आंसर आपका -3। आप एक चीज ध्यान से देखो कि आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि हमारा कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, उसका एंड उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होगा। हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। इसके क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रूफ करना होगा। आपको पहले ये कैलकुलेट करना है, कोई मैट्रिक्स दी होगी उसका डिटर्मिनेंट, फिर उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट एंड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। वो लाइन तो हमें सबको याद है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस लिख के हैंड्स प्रूव्ड आपको लिखना है एंड प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आज की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसमें हमने कोई दो रोज को, मतलब मल्टीपल रोज होती हैं, एक तो कोई किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीपल रोज होती हैं, बस उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो हम ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। 2/2 की मैट्रिक्स हो तो दो रोज, अगर हम दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज करें, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज अगर हम कर दें तो उसका साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। कैसे, फिर से एग्जांपल लेते हैं, 1 3 4 एंड 9। इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने इस वाले प्रॉपर्टी में भी लिया था। एक मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -3। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक चीज, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे, हम इसमें लगाते हैं R1 एंड R2 को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स जो ए है वो क्या हो जाएगी, 4 9 ऊपर चला जाएगा एंड 1 3 नीचे आ जाएगा।
हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 4 इंटू 3 12 माइनस 9 इंटू 1 9, तो आपका आंसर हो गया 3। सो एक चीज देखो, आपका जब रो मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका था -3, आपने दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो हो गया +3। इसका मतलब अगर आप किसी भी दो रोज को या फिर किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज अगर आप करते हो, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। क्या था, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप रो या फिर कॉलम दोनों को इंटरचेंज करते हो, अगर ऐसे ही हम यहाँ पे C1 इंटरचेंज C2 करते, तब भी तो ये होता 3 9 इधर आता है, 4 1 4 इधर की साइड आ जाता, तब भी आपका जो फाइनल आंसर है वो +3 आता है, क्योंकि दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। अगर इसको एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। सो मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर 3 लेना है हमें, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 1 6 0 8 1 एंड 2 1 3। ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। इसका डिटर्मिनेंट हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। हमने एक चीज और लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, जिस रो या फिर जिस भी कॉलम में 0 आता है या फिर जितने ज्यादा जीरोज आएंगे उससे एक्सपेंड करना उतना ज्यादा इजी रहेगा। तो हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे करेंगे, 4 लिखा, फिर 4 की कॉलम एंड 4 का रो दोनों को हाइड करा, बाकी का ये 4 एलिमेंट्स बचे। इसको कैसे करेंगे, 8 इंटू 3 मीन्स 8 3 24 माइनस 1 इंटू 1 मीन्स 23, 4 इंटू 23 हो गया आपका। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ये आपका 0 है तो यहाँ पे आप 0, माइनस का साइन क्यों आएगा, मैंने डायमंड वाली शेप बताई थी कि डायमंड शेप याद रखना, ये एंड ये 4 एलिमेंट्स 0 के साथ एक्सपेंड होंगे, वो माइनस के साथ एक्सपेंड होंगे। तो यहाँ पे 0 माइनस का 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो फाइनल आंसर आपका 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 2। 2 का कैसे करेंगे, 2 के आपने रो हाइड करी, आपने कॉलम हाइड करा। कैसे हाइड करना है, आप सोच लो कि ये एंड ये एलिमेंट है ही नहीं, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालो पहले। 1 इंटू 1 इज 1 एंड 8 इंटू 6 इज 48 एंड 1 में से 48 को माइनस किया मीन्स माइनस ऑफ 47। अब आपकी कैलकुलेशन इतनी है, 4 3 12 कैरी 1 एंड 4 2 8 1 9 92 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, आपका ये हो गया 94। आपका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइनली क्या हो गया, आ गया आपका डिटर्मिनेंट आ गया -2, -2 आ गया आपका बी का डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -2। अब एक चीज करके देखते हैं, हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं। हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इंटरचेंज टू R2। ये ऑपरेशन हम लगा के देखते हैं। हम ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 इंटरचेंज R2। R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। R1 कौन सी है, ये, एंड R2 है ये। इंटरचेंज करके देखो क्या हो गया, मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू आपका 0 8 1 ऊपर, 0 8 1 ऊपर एंड आपका 4 1 6 नीचे, 4 1 6 नीचे एंड 2 1 3 एज इट इज। अब देखो हमने ये ऑपरेशन लगाया, हमने दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। इसी के अलावा एक्सपेंड करके देखते हैं। कॉलम 1 से किया था हमने यहाँ पे एक्सपेंड, यहाँ पे भी हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करके देखते हैं। तो देखो 0 के साथ तो 0 ही आएगा हमारा हमेशा की तरह। उसके बाद जो हमारा 4 है, 4 हमारा नेगेटिव के साथ ओपन होगा। हमने क्या सीखा था, डायमंड में ये यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव के साथ ओपन होते हैं। 4 को हाइड करा एंड इसको हाइड करा, 8 इंटू 3 24 माइनस 1 23, 24 माइनस 1 इज 23। ये आपका ऐसे हो गया। उसके बाद आपका +2, इसको हाइड करा आपने, 48 माइनस 1 विच इज 47। तो आपका ये नेगेटिव ऑफ 92 हो गया, नेगेटिव ऑफ 4 3 12 92, यस, एंड आपका यहाँ पे 94 ये हो गया। आपका डिटर्मिनेंट आ गया +2। तो देखो क्या चीज करी हमने, जब हमने स्टार्टिंग करी तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का तो -2 आया, एंड जब हमने दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो उसका हमारा +2 आया। सो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें
तो उनका जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रो इंटरचेंज करने के बाद आपका पॉजिटिव आने लगेगा, या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर रो इंटरचेंज करने के बाद नेगेटिव आने लगेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, आपके पास अगर 3 रो हैं, सपोज 3 रोज हैं आपके पास किसी क्वेश्चन में, एंड आपने पहले करा R1 इंटरचेंज R2, ठीक, एंड उसके बाद आपने करा R2 इंटरचेंज R3, तब आपका जो साइन है वो सेम रहेगा। समझो इस चीज को कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। 314086419 ये मैट्रिक्स है। पहले ये ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तब क्या हो जाएगा हमारी मैट्रिक्स को, ये दोनों आपस में एलिमेंट जो रोज हैं वो आपस में इंटरचेंज, 086 314 एंड आपका 419। देखो जब एक बार ये ऑपरेशन लगा तब इस डिटर्मिनेंट के बाद जो ये डिटर्मिनेंट पे हम पहुंचे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक। अब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो देखो हमने R2 एंड R3 को एक्सचेंज करना है आपस में, R2 एंड R3 को चेंज करना है। क्या होगा हमारा 086 एज इट इज, 419 एंड आपका 3 1 एंड 4। तो देखो यहाँ पे लेट हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, बट हम लेट कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा पॉजिटिव आया। तो इस ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक। इस ऑपरेशन को फिर से लगाने के बाद हमारा जो आंसर है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था हमारा आंसर वही आ रहा है। अगर ऐसे होता कि हम R1 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तब हमारा जो आंसर है वो, हाँ, अगर R1 और R3 को कर रहे हैं तब हमारा आंसर नॉर्मली जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंच जाएंगे, एंड अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच जाएंगे। बट अगर आपने सेम ऑपरेशन 2 बार लगा दिया कि R1 इंटरचेंज R2 एंड फिर आपने लगा दिया R2 इंटरचेंज R3, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे पहुंच जाओगे। मैंने आपको रो का एग्जांपल दिया है, सेम चीज आपकी कॉलम पे अप्लाई होती है। आप अगर किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट जो है उसका साइन, ठीक। ये चीज हमें समझ में आ गई। हमने एक एग्जांपल भी देखा, इवन 2 एग्जांपल देखे, एक 2x2 मैट्रिक्स का, एक 3x3 मैट्रिक्स का। नाउ इसको एक बार लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है दिस, ठीक। इसमें हमने लगाया R1 इंटरचेंज R2 और C1 इंटरचेंज C2। ये ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स में लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स A जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या चेंज हो गया, नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक। आई होप इसको, इस चीज से आप समझ जाओगे कि एक मैट्रिक्स थी जिसका नाम था A एंड डिटर्मिनेंट आ रहा था ये, जो भी वैल्यू होगी इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा। आपने R1 R2 को एक्सचेंज करा या फिर C1 C2, किन्हीं भी 2 कॉलम, किन्हीं भी 2 रो को आपस में एक्सचेंज करा, तब आपका जो है वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। नाउ जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इसको रब करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसमें अगर कोई भी 2 रो आपस में आइडेंटिकल हो गई, अगर हमारा ऐसे हो गया, लेट से हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो होंगी उसमें, ऑब्वियसली R1 इक्वल्स टू R2 हो गया हमारा। अगर ये मैट्रिक्स A में ये चीज है, देन हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। अगर 2 रोज आपस में इक्वल हैं तब हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा 0 होगा। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि 2 रोज आपस में इक्वल हो जाए, R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए, या फिर R1 इक्वल्स टू X R2, X यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स किसी रेशियो में आप पर्टिकुलर, या फिर आपका R1 या फिर R2 आपका 0 हो जाए, मतलब कि R1 के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या फिर R2 के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, तब आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो आपका 0 आएगा हमेशा। इसको एक एक एग्जांपल से जल्दी से समझ लेते हैं। R1 एंड R2 हमारी इक्वल होगी। एक मैट्रिक्स लेट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स की, 2x2 ऑर्डर की, यहाँ पे 2 3 एंड 2 3। हमारे जो यहाँ पे दोनों रोज हैं आपस में वो दोनों इक्वल हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो क्या आएगा, 3 इंटू 2
माइनस 2 इंटू 3, आपका आंसर आया 0। ठीक, इस चीज को करके देखते हैं। हमारी कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 4 6, इस मैट्रिक्स इस रो का डबल, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 इज 12, एंड हमारा फाइनल आंसर आया 0। तो किसी रेशियो में हो पर्टिकुलर या फिर आपस में ही इक्वल हो, हमारा जो फाइनल आंसर है डिटर्मिनेंट का वो 0 आएगा। एंड अगर कोई लेट्स से हमारा यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज को, मैट्रिक्स है 2 3 एंड यहाँ पे एक रो में सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, एंड दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर ये 3 सिनेरियो बन रहे हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा। तो आप इसको एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगा के, आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के अगर आप ये चीज ला देते हो कि दोनों रोज आपस में इक्वल हैं या फिर किसी रेशियो में है, या कोई पर्टिकुलर रो आपकी 0 है, मतलब सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 होगा। इस चीज को आप लिख सकते हो साइड में। नाउ मूविंग ऑन, हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि हमारी अगर मैट्रिक्स है A एंड उसमें उसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो, एंड ऑर्डर n है, हमने क्या किया कि हमारी जो R1 है उसको हमने क्या कर दिया k R1 कर दिया। k यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स, बट आपके केस में अभी बोर्ड्स के लिए आपका रियल वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 1 2 3 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है। कि हमने R1 को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया एंड किसी भी रीजन की वजह से क्वेश्चन में जैसी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने R1 को चेंज कर दिया k R1 में। हमारा जो डिटर्मिनेंट, अगर इससे हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा था ये, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ an आएगा वो आएगा k टाइम्स ऑफ an। स्टार्टिंग में हमारा ये आ रहा था k टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। मतलब कि किसी भी रो को अगर हम सिर्फ एक रो को भी हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम पूरे डिटर्मिनेंट को जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही 1 3 एंड 4 9 वाला। हमारे पास ये है 1 3 4 एंड 9, ठीक। इसका आंसर हमारा मेरे ख्याल से आया था -3, आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर था वो आया था -3, ठीक। हम क्या करते हैं, इस जो ऊपर वाली रो है हम R1 को 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं, मीन्स ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स A क्या बन जाएगी, तो हमारी ये बन जाएगी 2 एंड यहाँ पे 6, 2 6 4 एंड 9। अब हम आंसर निकाल के देखते हैं, मीन्स 9 2 18 -6 4 24, हमारा जो आंसर आ रहा है वो -6 आ रहा है। देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रो को, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो भी 2 इंटू -3, यहाँ पे -3 आ रहा था ओरिजिनल का, हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारा इस मैट्रिक्स का जो मॉडिफाइड है उसमें -3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स किसी भी कांस्टेंट से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी रो में, तो हमें डिटर्मिनेंट में भी वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ भी हम एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको एज अ शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। नाउ हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है आज की, वो ये है कि इसको एक बार रब करके देख लेते हैं, रब कर लेते हैं ऊपर से ये वाली प्रॉपर्टी, अब रब कर लेते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ट्रांसपोज एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल एंड उसका ट्रांसपोज दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा, 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी जो है नेगेटिव का साइन आएगा बस। उसके बाद अगर कोई 2 रो आपस में इक्वल है या फिर ये 3 केसेस में से कोई सा भी एक केस एप्लीकेबल है तो डिटरमिनेंट आपका 0। एंड अगर आपने ये चीज करी तो आपका जो an का डिटरमिनेंट आएगा वो k टाइम्स ऑफ ये चीज आप नोट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5th प्रॉपर्टी आज की। कोई मैट्रिक्स A है, उसमें क्या करा कि अगर हम फर्स्ट
किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को एज अ सम ऑफ टू थिंग्स, मतलब किसी भी दो चीज़ों के सम के उसमें लिख सकते हैं, किसी भी दो चीज़ों के सम के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम थ्री, अगर आपका कोई एलिमेंट है थ्री, तो इसको हम अगर 2+1 लिख दें तब हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज़ को समझते हैं। उसको समझने के लिए ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पे पूरा बोर्ड ड्रॉप करते हैं, उसको अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो, लेट कोई मैट्रिक्स है ए, 2x2 का एग्जाम्पल लेंगे फिर से, एंड यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। ठीक, लेट हमारे पास जो ए है वो क्या है, ए प्लस लैम्डा, एंड जो हमारे पास बी है वो हमारे पास बी है बी प्लस गामा, लैम्डा एंड गामा, ये हमारे पास ये है। ठीक, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं ये सारे। हमने क्या करा, ए की जगह ए की वैल्यू रखी। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ से, ए प्लस लैम्डा। ये मैट्रिक्स है एंड ये एक कांस्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, यहाँ पे बी प्लस डेल्टा, बी प्लस गामा, यहाँ पे सी एंड डी। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी प्लस आपका ये एंड ये। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे या फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल होता तो हम यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगाते, बट यहाँ पे प्लस का सिंबल है इस पर्टिकुलर केस में, तो हमने प्लस का सिंबल लगाया। इन शॉर्ट, किसी भी एलिमेंट को हम एज अ सम ऑफ टू थिंग्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए को हमने दो, किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट के सम में रिप्रेजेंट करा, सिमिलरली बी को भी करा हमने, एंड उसको फिर स्प्लिट करके हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। पहले ए बी सी डी एज इट इज आ गया, एंड फिर ये लैम्डा गामा सी एंड डी एज इट इज आ गया। आपका डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, चाहे आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे हमेशा। सेम चीज आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कॉलम में ये रिप्रेजेंट कर सकते हो आप किन्हीं भी दो एलिमेंट को एज अ सम ऑफ टू थिंग्स, तब भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, उनको स्प्लिट करके दो चीजों में लिख सकते हो। सो हमने 5 प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस करी, एंड उसके एक आधे एग्जांपल भी हमने देख लिए। नाउ इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड आई होप आपने जो 4.1 एक्सरसाइज है आपकी वो आपने सॉल्व करी होगी। अब हमने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी। क्या, हमारे पास अगर कोई रो है उसमें हमने चेंज करा R1 प्लस KR2, हमने सपोज ऐसे कर दिया, ये ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स ए में लगाया, एंड ये ऑपरेशन लगाने से पहले जो मैट्रिक्स थी उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था ये, एंड ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी हमारा यही आएगा। इन शॉर्ट, अगर हम ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाते हैं अपने जो भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमारे डिटर्मिनेंट का जो फाइनल आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। सो इन ये लेट ए बी सी एंड डी, हमने एक ऑपरेशन लगाया है, इसका लेट करते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स आया। ठीक, हमने क्या करा, इसमें एक ऑपरेशन लगाया R1 चेंज टू KR2, नो R1 प्लस KR2 आएगा ना, R1 चेंज टू R1, आपका R1 प्लस KR2, हमने ये ऑपरेशन लगाया इसमें, तो कैसे होगा, हमारा ए चेंज हो गया ए प्लस KC, बी प्लस KD, एंड यहाँ पे C एंड D एज इट इज। नाउ हमने क्या चीज पढ़ी थी अभी, जस्ट इससे पहली वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। इसके ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि हम अगर एज अ सम ऑफ टू थिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो हमारा ए किसके इक्वल होगा, ए बी सी एंड डी प्लस KC KD C एंड D। एक प्रॉपर्टी हमने जस्ट अभी पढ़ी, थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले हमने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करी थी। कौन सी, कि हम इसमें किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें
तो उसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट में हम फाइनल आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि सी डी, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेट से y आया है हमारा, एंड अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम के सी के डी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा के वाई। इन इसका मतलब हम के कॉमन लेके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ से के कॉमन लेंगे, के कॉमन लिया हमने ए बी सी एंड डी प्लस के सी डी। एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, अगर दो रो आपस में इक्वल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट हमारा जीरो। हमारे पास सिर्फ ये बच गया, जिसका आंसर हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, एक्स है। सो इन शॉर्ट, अगर इस टाइप का कोई ऑपरेशन लगता है तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा R1 चेंजेस टू R1 प्लस के R2, हमारा के चाहे 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 1 बिलियन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा जो फाइनल आंसर है डिटर्मिनेंट का उस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इससे कुछ सिमिलर है बट सेम नहीं है, ये इस पे लिखे रहने देते हैं R1 एंड कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हमने इसमें जो प्रीवियस हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको हमने यूज करके समझा। इसमें अगली चीज है 7th प्रॉपर्टी हमारी, मैट्रिक्स है ए। हमने क्या करा कि किसी रो या फिर किसी भी कॉलम, ये चीज जो हमने रो में पढ़ी 6th में, ये चीज हमारी कॉलम पे भी एप्लीकेबल है। हमने रो में R1 में क्या चेंज करा, के R1 कर दिया। R1 में क्या चेंज करा हमने, के R1, एंड जो हमारा डिटर्मिनेंट पे फर्क पड़ेगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा के टाइम्स आएगा। ठीक है, ये तो मतलब वही बात हो गई कि जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस करी वही चीज है। अगर हम किसी रो में एक कोई वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर, जो डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर आएगा उससे भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज थी वैसे। नाउ अब हमने यहाँ तक प्रॉपर्टीज कवर करी, हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी, डिस्कस करी अच्छे से, एग्जांपल ले लेके हमने चीजें समझी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है उसमें हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दिया है, हमारा एक डिटर्मिनेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, कोई नाम नहीं दिया है, एंड क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड z प्लस एक्स, ये है। एंड हमारा है z एक्स वाई एंड लास्ट एलिमेंट है 1 1 एंड 1। हमें क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेंड करना सीखा था इंडिटरमिनेंट्स को, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमारा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 है। हमें ये प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया एंड आपने एक्सपेंड करके कर दिया, भले ही आपका आंसर 0 आ जाएगा, आपने प्रूफ कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, आपने ये चीज ध्यान में नहीं रखी। सो विदाउट एक्सपेंडिंग करना है तो ऑब्वियसली अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज का कौन सा, अभी जो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी उनका अच्छे से यूज करेंगे एंड इससे हमारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो देखो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हमें दो चीजों के सम में रिप्रेजेंट हो रही हैं चीजें, बट अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पे x y z एंड z x y एंड 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर जो इसका दूसरा वाला पार्ट होगा वहाँ पे y z x, उससे हमें कुछ खास फायदा होगा नहीं। स्प्लिट अगर कर भी लेंगे, हमें अगर 0 प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक, 0 के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 कब होता है, या तो R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए। इन शॉर्ट मतलब कोई भी दो रो आपस में इक्वल हो जाए, चाहे ये दोनों या फिर चाहे ये वाली एंड ये वाली, कोई भी दो रो आपस में इक्वल हो जाए, या फिर कॉलम के लिए भी C1 इक्वल्स टू C2, मतलब C1 C2 लिख रहा हूं मैं, बट कोई भी दो रो आपस में इक्वल हो जाए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रो हमारी 0 हो जाए, या फिर R1 एंड कोई दो रो आपस में किसी पर्टिकुलर रेशियो में हो जाए, यहाँ पे ये x। इन तीन चीज़ों को अगर हम इसमें कर पाते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, तो हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। हम इसमें क्या देख सकते हैं कि एक्स वाई के साथ हमारे पास यहाँ पे z है,
फिर वाई जेड के साथ हमारे पास यहाँ पे एक्स है एंड जेड एक्स के साथ हमारे पास वाई है। मीन्स अगर पूरा पूरा पोर्शन देखें तो हमारे पास एक्स वाई जेड पूरा है, एक्स वाई जेड पूरा, एक्स वाई जेड पूरा। अगर हम इसमें ये चीज कर दें कि हमारा जो R1 है, R1 में हम क्या करते हैं R1 प्लस R2। हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर हम दो रो को आपस में प्लस करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है डिटरमिनेंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इस पे कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट, इस पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, इस पे नो इफेक्ट। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो रो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, भले यहाँ पे हमारे पास k नहीं है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, हमने दो रोज को आपस में मल्टीप्लाई करा एंड दो रोज को आपस में ऐड करा, हमारे उस पे डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या करा, दोनों को ऐड करा, क्या आया हमारे पास डिटरमिनेंट का आंसर। यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो गया वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। इसको ब्रैकेट में लिखते चलते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जेड प्लस एक्स एंड R2 ऐड करा तो प्लस वाई, R2 एज इट इज होगा हमारे पास जेड एक्स एंड वाई एंड यहाँ पे 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंड ये तीनों चीजें इक्वल हैं। कौन कौन सी, ये एंड ये। हम क्या ये चीज देख पा रहे हैं कि R1 इज k टाइम्स ऑफ R1। अगर हम यहाँ पे लेट करें कि ये मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो क्या हम इसमें से ये चीज कॉमन ले सकते हैं इस रो में से। इस वाली जो पर्टिकुलर रो 1 है, ये जो हमारे इस ऑपरेशन के बाद जो फर्स्ट रो बनी है, उसमें से क्या हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं बाहर। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको अगर हम कॉमन बाहर निकाल लें तो क्या हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा। हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, हमने जस्ट अभी चीज थोड़ी देर पहले चीज समझी थी कि हमारा अगर k a है, k b है एंड k c है एंड यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट लेट हमारे पास x आया है, तो हम ऐसे कर लें, चाहे k a b c एंड यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, इसका आंसर भी हमारे पास x ही आएगा। डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हम कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने के लिए हम मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आया, अंदर क्या आया, मल्टीप्लाइड बाय 1 था, 1 1 एंड 1, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई एंड यहाँ पे फिर 1 1 एंड 1। आई होप आपको अब आंसर दिखने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट होने वाला है। हमने क्या करा, पहले दो रोज को आपस में ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन दिख रही थी। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो रो फर्स्ट है, रो 1 एंड रो 3 सॉरी, आपकी जो R1 है वो इक्वल है R3 के। ये चीज हो रही है। अगर ये चीज पर्टिकुलरली हो रही है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी दो रो आपस में इक्वल हैं तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर आपका 0 आएगा। एंड ये चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। हमें यही प्रूफ करना था कि डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। हमने डिटरमिनेंट को कहीं भी एक्सपेंड नहीं किया। आपका इसका आंसर 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो आपका फाइनल आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद एक चीज जो बचती है अभी, वो ये वही कॉमन लेने वाला सिनेरियो याद रखना है कि कॉमन कैसे लेना है एंड मल्टीप्लाई कैसे करना है। उसका मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर कभी करना पड़े एग्जाम टाइम में या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे भी, तो आप कैसे करोगे। तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। प्रॉपर्टीज के हमने एक आधे एग्जांपल लेके देखा। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था। नाउ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, जिसके एलिमेंट यहाँ पे लेट से k x y z a b c एंड p q r, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट है। ये हमें सॉल्व करके हम मान लेते हैं कि हमारा डिटरमिनेंट आता है कुछ भी, लेट से हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आता है, कुछ भी हमारे पास लैम्डा डिटरमिनेंट इसका आता है सॉल्व करके। मतलब हमने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, कैलकुलेशन वगैरह करी एंड हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया डिटरमिनेंट का। अब
एक चीज, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है ए जो ऐसी है के एक्स के वाई के जेड, यहाँ पे ए बी सी एंड यहाँ पे पी क्यू एंड आर, तो जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये जो मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसका डिटर्मिनेंट होगा के टाइम्स ऑफ लैम्डा। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने सपोज के कॉमन निकाल लिया, के कॉमन बाहर निकाल लिया, एंड इसका जो अंदर बचेगा, लेट्स से हमने यहाँ से के हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा के, यहाँ से रब करो एंड यहाँ से, तो जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन सेम हो गया। इस पोर्शन की कैलकुलेशन हमारे पास लैम्डा है एंड लैम्डा में हमने के मल्टीप्लाई कर दिया, तो के लैम्डा हो गया। अगर हमारे पास इस रो में भी के होता, के एंड इसमें भी के होता, एंड यहाँ से अब ये हटा के देखते हैं, तो जो हमारा फाइनल आंसर होता वो होता हमारा के स्क्वायर लैम्डा। क्यों? पहले हम इस रो में से के बाहर निकालते, फिर इस वाली में से के बाहर निकालते, तो के इंटू के स्क्वायर हो जाता, एंड फिर यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका के नहीं आता। अगर एक बार हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे के लिखने का कोई फायदा नहीं है। पहले इसमें से कॉमन निकाला के, तो हमारे पास के आया, दूसरी बार इसमें से कॉमन निकाला तो के स्क्वायर बन गया, एंड ये वाला पोर्शन का आंसर यहाँ पे लैम्डा है, तो ये के स्क्वायर लैम्डा हो गया। अगर इन केस ऐसा होता कि तीनों के पास ही के है, के यहाँ पे भी हर जगह आपके पास हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो आपको जो फाइनल आंसर होता उसमें क्या डिफरेंस होता, ये हो जाता के क्यूब लैम्डा। कैसे? इसमें से के कॉमन निकालते, हमने फर्स्ट रो में से के कॉमन निकाल लिया, ठीक, उसके बाद हम सेकेंड रो में से के कॉमन निकालते, सेकेंड रो में से के कॉमन निकालने के बाद क्या होता, के एक पहले से बाहर था, एक हमने इससे बाहर निकाल दिया, वो के स्क्वायर बन गया, फिर हम थर्ड रो में से के बाहर निकालते, तो क्या बनता है यहाँ पे के क्यूब हो जाता, के क्यूब। एंड ये जो पूरा है, ये जो पूरा पोर्शन है डिटर्मिनेंट्स का, उसका आंसर यहाँ से हमने देखा लैम्डा, तो ये हो जाता के क्यूब लैम्डा। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए कि अगर किसी चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई नहीं, इसमें से हम कॉमन जितनी हम हर रो में से बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। इसमें ऐसा नहीं है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि यहाँ पे 2 4 एंड 6 8 है, तो इसमें से हम पूरी मैट्रिक्स में से 2 बाहर निकालते थे। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऐसा नहीं होता, हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में से बाहर निकाल सकते हैं। एक चीज और, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या ये हमारे पास लैम्डा आंसर आया इसका, हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स ऐसे होती कि यहाँ पे होता के एक्स के ए एंड के बी, यहाँ पे वाई जेड, सॉरी यहाँ पे होता के पी एंड यहाँ पे पी क्यू आर ए बी सी। तब भी हम कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हैं अलग अलग। पहले इस कॉलम में से निकालते तो वो के लैम्डा, अगर इन दोनों में होता तो के स्क्वायर लैम्डा, तीनों में होता तो के क्यूब लैम्डा। एंड इसको अगर हमने यहाँ पे निकाला के लैम्डा आ गया, सपोज के कॉमन निकाला, एंड इसको हमने दोबारा से लिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये हमारे पास ए चलता हुआ आ रहा है, ठीक। ये हमने के इसमें से बाहर निकाला, ध्यान रखना, हमने के इस वाले ये जो कॉलम है पर्टिकुलरली आपका, इसमें से हमने के बाहर निकाला, बट इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स के वाई एंड के जेड ए बी सी पी क्यू आर। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कॉलम में से कॉमन निकाला एंड हमने रो में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आया। आपका जो आंसर है वो एट द एंड के लैम्डा ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉलम में भी एंड रो में भी। अगर आपका जैसा क्वेश्चन की सिचुएशन होगी उसमें से आप कॉलम से कॉमन निकाल के रो में मल्टीप्लाई करोगे, रो से कॉमन निकाल के कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब वो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में आता है, बट वो माइनर्स एंड को फैक्टर्स इन सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास लेट्स से ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको बता रखा है, एंड इन तीनों के जो वर्टेक्स हैं ये एंड ये तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये आपके पास एक ट्राइंगल है एंड तीनों की वर्टाइसेस, ये वो वर्टेक्स जो है, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब हमसे पूछा जाए कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स।
डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमें अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे। हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखा हमने इक्वल्स टू 1/2, ये लगाएंगे हम डिटर्मिनेंट्स का साइन जो हम जैसे मॉड जैसे हम लगाते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 एंड 1। ठीक, हमने ये पहला कोऑर्डिनेट लिखा x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा x2 y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट लिखा x3 y3। सिंस ये 3/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए तो हमने जो तीसरा कॉलम है उसमें हमने सारे एलिमेंट्स 1 1 एंड 1 लिख दिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला हमने, एक बार फिर से समझ लो। ट्राइंगल दिया है, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे हमें ट्राइंगल के कॉर्नर्स के, तीनों को ऐसे लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। थर्ड कॉलम में 1 1 एंड 1, इसको कैलकुलेट करके हाफ से मल्टीप्लाई करा तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो अगर हम इसको कवर करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आएगा एंड इसके बेस पे हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जो 11th क्लास में हमारा स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखा था। हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अगर उसको आज की वीडियो में देखा। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि एक ट्राइंगल है उसका एरिया ऐसे करके निकालते हैं। उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे बनाओ, हाफ से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन जो भी होगी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए होंगे, पूरा कैलकुलेट करके जो भी आएगा आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा। यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जो जिसमें भी आंसर आ जाएगा। इसको अगर पूरा समझाने बैठा, इसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके बाद आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वीडियो आज का बहुत लंबा हो जाएगा एंड फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर उसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड अगर टाइम मिला तो हम एडजॉइंट भी उसी वीडियो में समझ लेंगे। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछो। लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।